आज का जो डिस्कशन है दैट्स ऑन सेक्शन नंबर 168. सो टुडेज डिस्कशन इज ऑन सेक्शन नंबर 168. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों. देयर हैज बीन क्वेश्चन फॉर 2 टाइम्स, 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया. तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2 सेक्शंस. एक 168 डिस्कस करूंगा और एक 169 डिस्कस करूंगा. और 168 और 169 दोनों ही सेक्शन डायरेक्टर्स को कंपनी से निकालने के लिए, या दोनों ही सेक्शंस के थ्रू डायरेक्टर कंपनी से क्या होता है, निकल जाता है. ठीक है, डायरेक्टर्स जो है कंपनी से निकल जाता है. कौन से सेक्शन के थ्रू? 168 और 169. ये 2 सेक्शंस के थ्रू डायरेक्टर जो है आप भैया वो क्या होता है, he moves out of the company. So section 168 के हिसाब से, सेक्शन 168 के हिसाब से ध्यान से किया, एक डायरेक्टर कभी भी, एक डायरेक्टर कभी भी, व्हेन आई से कभी भी, इट मीन्स कभी भी. ठीक है, कभी भी का मतलब होता है जब उसकी मर्जी हो तो, जब उसकी मर्जी हो तो. एक डायरेक्टर कभी भी राइटिंग में बोल तो लिखकर, कंपनी को क्या देकर, एक नोटिस देकर क्या कर सकता है, कंपनी से रिजाइन कर सकता है. ठीक है, एक डायरेक्टर कभी भी कंपनी को क्या देके, राइटिंग में क्या देकर, एक नोटिस देकर कंपनी से एक डायरेक्टर क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. अब डायरेक्टर रेजिग्नेशन दे दे, अच्छी बात है. ठीक है, हमने उसको फ्रीडम दी है. कोई भी डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट नॉमिनी या कोई भी डायरेक्टर हो, वो डायरेक्टर कभी भी नोटिस देके क्या कर सकता है, कंपनी से रिजाइन कर सकता है. एक बार डायरेक्टर ने क्या किया, रिजाइन किया, तो बोर्ड में क्या हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या हो जाती है, कौन सी वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी. वेरी नाइस. सो एक बार डायरेक्टर ने अगर रिजाइन कर दिया तो कंपनी के बोर्ड में हो जाती है, देयर बिकम्स व्हाट बेटा, अ कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी. ठीक है. अब बच्चों देखिए, रेजिग्नेशन देना इफेक्ट का मतलब नहीं है, ध्यान से. आप रेजिग्नेशन जब आपका मन हो, जब आपकी इच्छा हो, आप क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, जब आपका मन हो, जब आपकी इच्छा हो, आप कंपनी के बोर्ड से क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं. सवाल इस बात का है कि आपका रेजिग्नेशन इफेक्टिव किस डेट से होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रेजिग्नेशन तो मैं आज दे दूं, ऐसा हो सकता है मैंने कंपनी के नाम पे आज 100 करोड़ का लोन ले लिया, आज तारीख है 25 तारीख मान लो. सो आज मैंने रिजाइन कर दिया और मैंने कंपनी के नाम पे क्या ले लिया, आई रिजाइन टुडे, और मैंने कंपनी के नाम पे एक लोन ले लिया. ठीक है, 25 तारीख को लोन लिया मैंने. ठीक है, सुनने ध्यान से, 25 तारीख को मैंने लोन लिया एज अ डायरेक्टर. मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया और रेजिग्नेशन में डेट डाली 24 तारीख की, एक दिन पहले की डेट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रेजिग्नेशन लेटर की मैंने डेट कौन सी कर दी, रेजिग्नेशन लेटर बनाया 25 को लोन लेने के बाद, बट डेट कौन सी डाल दी, 24 तारीख की. और पैसे जो लिए मैंने कंपनी के नाम पे वो मैं खा के भाग गया. बैंक ने जब मेरे खिलाफ केस किया तो मैंने क्या बोला कि जिस डेट को लोन लिया था मैं उस डेट को कंपनी का डायरेक्टर था ही नहीं, क्योंकि मैं उसके एक दिन पहले क्या कर चुका था, रिजाइन कर चुका था. ऐसे तो कोई भी बंदा कंपनी को बेवकूफ बना देगा. यस और नो? सो बच्चों 2 चीजें ध्यान में रखिए. रेजिग्नेशन देना एक अलग अलग बात है,
रेजिग्नेशन देना अलग बात है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है। मन आया, आ गया मन, दे दो रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन देना अलग बात है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कब होगा। रेजिग्नेशन देना इज डिफरेंट, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रेजिग्नेशन इफेक्टिव किस डेट से होगा, फ्रॉम विच डेट वुड द रेजिग्नेशन बी इफेक्टिव। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, 25 तारीख को वो कांड करता है कंपनी के नाम पे और रेजिग्नेशन लेटर डाल देता है 24 तारीख का। रेजिग्नेशन लेटर की डेट कौन सी डालता है, और जब वो पकड़ाता है तो क्या बोलता है, मैं था ही नहीं। तो इसलिए हमारे कंपनीज एक्ट ने बहुत बढ़िया प्रोविजन बनाया है कि रेजिग्नेशन तुम्हारा इफेक्टिव किस डेट से होगा। आप दे तो सकते हो रेजिग्नेशन लेटर, आप क्या कर सकते हो, रेजिग्नेशन लेटर दे के रिजाइन तो कर सकते हो, बट रेजिग्नेशन तुम्हारा इफेक्टिव किस डेट से होगा। तो ध्यान से देखना, डेट मेंशन इन रेजिग्नेशन लेटर। So from which date would your resignation letter be effective? Your resignation be effective? Date mentioned in the resignation letter. तो मैंने क्या लिखा था, 25 को लेटर दिया, बट डेट क्या लिखी, 24, और द डेट on which it is received by the company. कौन सी डेट बच्चों, जो डेट कहां पे लिखी है, रेजिग्नेशन लेटर में लिखी है वो डेट, या फिर जिस डेट को वो कंपनी को मिला है, विच एवर इज अर्लियर और विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो डेट क्या आती है। तो बच्चों समझना, कंपनीज एक्ट भी कितना चालाक है। अगर यार मैंने 24 तारीख को कौन सी तारीख को, अगर मैंने 24 तारीख को रिजाइन किया है, कौन सी तारीख को रिजाइन किया है, 24 को रिजाइन किया, मैंने 24 की डेट लिखी है, और वो लेटर मैंने कब बनाया, 25 को बनाया, तो क्या वो कंपनी को 24 को मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बना ही 25 को है। तो मिलेगा कब, 25 को ही मिलेगा या फिर 26 को मिलेगा। तो रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा, जब वो कंपनी को मिलता है। तो क्या डायरेक्टर अब ऐसा कर पाएगा, पहले कांड कर देगा, बैक डेट का रेजिग्नेशन बनाएगा और बोलेगा कि जिस डेट को मैं जिस डेट को कांड हुआ मैं उस दिन डायरेक्टर था ही नहीं। चलो, तो कंपनीज एक्ट ने बड़ा सिंपल सा प्रोविजन बना दिया। अब एक और चीज याद रखना, डायरेक्टर भले ही क्या करके, रिजाइन करके कंपनी से अलग हो जावे। कौन बच्चों, डायरेक्टर भले ही क्या करके, रेजिग्नेशन लेटर देके, रिजाइन करके, भले ही डायरेक्टर कंपनी से क्या हो जावे, अलग हो जावे, अच्छी बात है। बट जो कांड उसने डायरेक्टर्स के पद पे या डायरेक्टर के पद पर रहते हुए किए थे, जो कांड उसने कब किए थे, जो कांड उसने डायरेक्टर के पद पर रहते हुए किए थे, उन कांडों के लिए, उन कारनामों के लिए, उन गलत हरकतों के लिए वो डायरेक्टर पद से रिजाइन करने के बाद भी जिम्मेदार रहेगा। यस और नो, ठीक है। सो डायरेक्टर के पद से हटने के बाद भी वो क्या रहेगा, ही वुड बी लायबल, ही वुड बी लायबल, ठीक है। चलिए बच्चों,
सो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है. सो एनीवे, सो बच्चों ध्यान से देखिए. सो एनीवे, सो बच्चों ध्यान से देखिए. सो अपन क्या करेंगे बच्चों? ए सो आपने देखा होगा कई जगहों पे हमने पढ़ा है, इफ द डायरेक्टर इज और हैज बीन लिखा है कई कई सेक्शंस में. सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था, इफ अ पर्सन इज और हैज बीन अ डायरेक्टर. हैज बीन अ डायरेक्टर मतलब जिस डेट को डिफॉल्ट हुआ था तुम उस डेट को डायरेक्टर थे. सो आपके रिजाइन करने के बाद भी अगर कोई नेगेटिव एक्ट समझ में आता है, कुछ कांड समझ में आता है, कुछ नॉन कंप्लाइंस समझ में आता है, तो आप उसके लिए क्या रहेंगे? लायबल रहेंगे, इवन आफ्टर योर रेजिग्नेशन. डायरेक्टर ने अगर खुद रिजाइन किया है तो वो अगर चाहे तो मतलब उसकी इच्छा है तो आरओसी को बता सकता है. कौन सा फॉर्म भर के? DIR 11. कौन सा फॉर्म भर के? अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो. पहले ये मैंडेटरी था, पहले ये क्या था, अब क्या हो गया? चाहे तो उसकी इच्छा है तो बता सकता है, नहीं बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ऑब्वियसली डायरेक्टर कब बताएगा? जब उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, मतलब वो कंपनी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था बट कंपनी के लोग उसको परेशान कर रहे थे. तो अगर गंभीर स्थिति है, कंपनी में ऑपरेशन है, मिसमैनेजमेंट है, तो डायरेक्टर क्या करेगा? और डायरेक्टर क्या करेगा? बता के रिजाइन कर, मतलब आरओसी भी बताएगा कि देखो ये कांड है. लेकिन अगर नॉर्मल केस है और डायरेक्टर रिजाइन करे तो बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन कंपनी को जिस दिन रेजिग्नेशन लेटर मिलता है, कंपनी को कंपल्सरली उसके कितने के अंदर? 30 डेज के अंदर किसको बताना है? आरओसी को बताना है. कौन से फॉर्म में बताना है? DIR 12 में. इज दैट क्लियर? अगर कंपनी चाहे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इस रेजिग्नेशन जो वैकेंसी हुई है उसको फिल भी कर सकते हैं सेक्शन 161 के हिसाब से. यस और नो पढ़ा है अपन ने बच्चों? चलिए, सो ये 168 में हम इतना पढ़ेंगे, बाकी चीजें भी हैं वो हम देख सकते हैं, बट 168 में फिलहाल हम इतना पढ़ेंगे. उसके बाद आ जाएगा सेक्शन नंबर 169. 169 स्टेट्स डील्स विद व्हाट बेटा? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. बच्चे प्लीज हियर, जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ होगा दैट वुड बी ऑन व्हाट बेटा? रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर. सो व्हाट इज रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर शब्द का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली जैसे कि आपको पता होगा, पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 2/3 और 1/3 ये दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, और इसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आते. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें शामिल नहीं होते. नॉमिनी डायरेक्टर इसमें शामिल नहीं होते. यस और नो? एनसीएलटी वाले डायरेक्टर इसमें शामिल नहीं होते. ना लिसन बच्चों, 169 के अंदर, सेक्शन 169 के अंदर, ये एनसीएलटी वाले तो छोड़ दो, ये तो रिमूव नहीं होंगे. और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट उसको शेयर होल्डर मोस्टली रिमूव नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका वो पर्पज ही अलग है बच्चों. वो तो नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, बट स्टिल अगर वो भी आगे कंपनी में कांड करे तो इवन ही कैन बी, वी कैन आस्क द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर होल्डर्स कैन इंसिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि उसके बदले किसी और को नॉमिनेट किया जाए. बट यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 169 के दायरे में आता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 169 के दायरे में आता है. ये 2/3 डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 1/3 करके. यस और नो? बट स्टिल 169 के दायरे में 2/3 भी आएंगे. और मैंने कहा था कि 1/3 को अगर चाहें तो अपन परमानेंट डायरेक्टर बना सकते हैं. who will not be subject to रिटायरमेंट बाय रोटेशन. याद है आपको? मैंने बताया था 1/3 को अपन परमानेंट बना सकते हैं. सो ध्यान से देखेंगे बच्चों,
सो ये डायरेक्टर्स भी, ये डायरेक्टर्स भी, ये डायरेक्टर्स भी, ये डायरेक्टर डिपेंड करता है, इसको नहीं कर सकते। अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो सेक्शन 169 के हिसाब से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो क्या कर सकते हैं, 169 के हिसाब से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है? सो 169 के अंदर शेयर होल्डर्स अगर चाहे तो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑब्वियसली मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, सो डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड अंडर दिस सेक्शन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आपको पता है टाटा में, टाटा सन्स में बीच में सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया था? साइरस मिस्त्री को। ही वॉज रिमूव्ड अंडर सेक्शन 169 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी जानकारी जहां तक है उसको रिमूव किया गया था 169 प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है ना। सो बच्चों 169 के अंदर व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिमूव अ डायरेक्टर? सबसे पहले तो आप देखिए 169 शेयर होल्डर्स के हाथ में पावर देता है बच्चों। सेक्शन 169 पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का एक्चुअल कंट्रोल किसके पास में है? शेयर होल्डर के पास में है। हम बोलते हैं ना बार बार कि भैया कंपनी के ऊपर कंट्रोल, कंपनी का टेक ओवर करने का मतलब क्या होता है? कंपनी का कंट्रोल अक्वायर करना। सो जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है, क्या वो डायरेक्टर्स रिमूव कर सकता है? यस। सो बच्चों बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ इसमें खास नहीं है। अच्छा, मैंने आपको सेक्शन 115 पढ़ा है। Have I taught you the section number 115? Yes, मैंने आपको सेक्शन नंबर 115 भी पढ़ाया। क्या है 115? स्पेशल नोटिस। यस, सो स्पेशल नोटिस अगर आपको याद हो क्या है स्पेशल नोटिस, और दो ही ट्रांजेक्शन के लिए स्पेशल नोटिस लगता है, डायरेक्टर रिमूव करने के लिए और अपॉइंटिंग या नॉट रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग ऑडिटर, या फिर अपॉइंटिंग सम अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। यस और नो? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए लगता है बच्चों नोटिस, स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115। तो कंपनी का कोई शेयर होल्डर, कौन सा शेयर होल्डर? जिसके पास 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, या जिसके पास टोटल कितने 1% शेयर्स है पेड अप कैपिटल में, ठीक है, इक्विटी पेड अप कैपिटल में कितने परसेंट शेयर्स हैं? 1% शेयर्स हैं। वो बंदा कंपनी किसके पहले, कितने दिन पहले? 14 डेज पहले। 14 नॉर्मल डेज या क्लियर डेज? 14 क्लियर डेज पहले। हाँ, 14 क्लियर डेज पहले, मतलब जनरल मीटिंग की डेट और जिस दिन तुम कंपनी को नोटिस दोगे उनके बीच में बराबर गैप कितने का होना चाहिए? 14 डेज का गैप होना चाहिए, ठीक है। क्या दे सकता है कंपनी को? कंपनी को एक स्पेशल नोटिस दे सकता है, किस लिए? कि आई वांट टू रिमूव अ डायरेक्टर, मतलब एक रेजोल्यूशन लिख के दे सकता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि फलाना डायरेक्टर क्या हो जाए, कंपनी के बोर्ड से रिमूव हो जाए। जैसे ये नोटिस कंपनी को मिलता है, द मोमेंट कंपनी रिसीव्स दिस नोटिस, देन जैसे ये नोटिस इसको मिलता है, जैसे ये नोटिस कंपनी को मिलता है, कंपनी क्या करती है? कंपनी सीधे सीधे सीधे, अगर आपको याद हो ऑडिटर के रिमूवल में भी अपन ने सेम ही पढ़ा था, ऑडिटर के रादर वो रिटायरमेंट वाले को रीअपॉइंट नहीं कर रहे थे तो। सो जैसे ही नोटिस कंपनी को मिलता है, कंपनी किसको भेजती है नोटिस की कॉपी? कंसर्न डायरेक्टर को भेजती है और उससे बोलती है कि भाई क्या कर, रिप्रेजेंटेशन दे। याद है क्या? अच्छा, उसका रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से आ सकता है, या तो एकदम टाइम पे आएगा या फिर कैसे आएगा, टू लेट। डू यू रिमेंबर? उसका रिप्रेजेंटेशन या तो एकदम टाइम पे आएगा या फिर कैसे आएगा, टू लेट। टाइम पे आया तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को 7 दिन पहले, ये जो अपने को स्पेशल नोटिस मिला था ना, इसकी कॉपी कितने दिन पहले? 7 डेज पहले। किसको भेजनी होती है? शेयर होल्डर को भेजनी पड़ती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर क्या आया, टाइम पे आया, तो स्पेशल नोटिस और रिप्रेजेंटेशन दोनों ही किसको भेज देंगे? शेयर होल्डर को। लेकिन डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या आया? लेट आया। लेट आया मतलब एजीएम के 7 दिन के अंदर आया। 7 दिन पहले आना चाहिए था ना। 7 दिन पहले आता तो मैं तुम्हारा नोटिस 7 दिन पहले शेयर होल्डर घर पे भेजता। तुम्हारा नोटिस कब आया? एजीएम के 7 दिन के अंदर आया, या फिर तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो तुमको कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंटेशन लाना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद कंपनी की जनरल मीटिंग होगी। क्या होगी कंपनी की, उसके बाद कंपनी की देयर वुड बी अ जनरल मीटिंग, ठीक है। उसके बाद देयर वुड बी व्हाट, देयर वुड बी अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग में क्या होगा, शेयर होल्डर उसके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेंगे, या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन अगर भेजा नहीं था तो क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन रीड हो या ना हो, डायरेक्टर को, कंसर्न डायरेक्टर को अपने को क्या देना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। और उसके बाद शेयर होल्डर क्या पास कर सकते हैं, रेजोल्यूशन। कौन सा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, किसके लिए, उस डायरेक्टर के रिमूवल के लिए, यस और नो। और हमेशा याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर सेकेंड टर्म कंपनी में निकाल रहे हैं, कौन सा टर्म, अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकेंड टर्म में अपॉइंट कैसे होता था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकेंड टर्म में अपॉइंट कैसे होता था, वेरी नाइस राकेश, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर सेकंड टर्म में वो ऑफिस होल्ड कर रहा है और तुम उसको क्या करना चाहते हो, सेकंड टर्म में रिमूव करना चाहते हो, तो तुमको जनरल मीटिंग में क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रिमूव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द second term, then you will have to pass what data in the general meeting. That's it, director has been removed. आरओसी को इन्फॉर्म कर दो डायरेक्टर को रिमूव करने के बाद कि कौन सा फॉर्म, DIR 12 कितने दिन के अंदर, सेम जिसने रिमूवल का रेजोल्यूशन पास किया था उसके 30 डेज के अंदर, अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है उसके कॉपी के साथ। इज दैट क्लियर। अच्छा, क्या डायरेक्टर जो रिमूव हुआ है, क्या उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, हाँ, डायरेक्टर के रिमूवल से उसके कॉम्पनसेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने क्या किया था, अगर आपने नोटिस में लिखा था कि ही इज एंटाइटल्ड फॉर कॉम्पनसेशन, देन you have to pay him, you have to pay him the compensation. Is that clear, is that clear। उसके बाद ध्यान से के पीछे हो जाओ। अब वो डायरेक्टर रिमूव हो गया, डायरेक्टर क्या हो गया, अब उसके रिमूवल से क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट हो गई। डायरेक्टर तो क्या हो गया बच्चों, हट गया, और उसके हटने के चलते, उसके हटने के चलते देयर हैज बीन क्रिएटेड, उसके हटने के चलते देयर हैज बीन क्रिएटेड अ वैकेंसी इन द बोर्ड। यस बच्चों, चूंकि वो रिमूव हो गया इसलिए बोर्ड में क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब वो वैकेंसी को फिल कैसे कर सकते हैं, हाँ, सबसे पहले, नहीं सुनो ध्यान से, सब मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट भी, उसकी वैकेंसी को फिल आप उसी जनरल मीटिंग में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है, उसके बदले किसको अपॉइंट करना है, कैजुअल वैकेंसी में, उसके लिए भी क्या आना चाहिए, एक स्पेशल नोटिस आना चाहिए। समझना समझना एवरीवन, अगर आप वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करते हैं, लेकिन आप उसी जनरल मीटिंग में कैजुअल वैकेंसी फिल करना चाहते हैं, तो एक स्पेशल नोटिस लगेगा अंडर सेक्शन, या एक मिनट, हाँ, उसके लिए एक नोटिस लगेगा अंडर सेक्शन 160। उसके लिए नोटिस लगेगा कौन सेक्शन के अंदर, 160 के अंदर, नॉट स्पेशल नोटिस, उसके लिए क्या लगेगा, 160, यस, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। तो आप उसी मीटिंग में क्या करना चाहते हैं, यू वांट व्हाट बेटा, आप उसी मीटिंग में एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं कैजुअल वैकेंसी में, हाँ?
तो आपको नोटिस लगेगा कौन सा, 160 के हिसाब से। लेकिन इसमें मैं आपको एक अच्छी सलाह ये दूंगा कि क्या करने का, जो मैं बोल रहा था शुरू में, जो आप स्पेशल नोटिस दे रहे हो ना रिमूवल के लिए, उसी में क्या कर दो, उसी में ऐड कर दो क्या, कि मैं उसको हटा के उसके बदले क्या करना चाहता हूं, एक्स को हटा के वाई को अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूं, और वाई ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, अनएक्सपायर्ड रेसिड्यू। अनएक्सपायर्ड रेसिड्यू मतलब जितना टर्म बचा हुआ है तब तक, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो आप स्पेशल नोटिस में ही नाम डाल सकते हो, अगर स्पेशल नोटिस में नहीं डाल दो, क्योंकि स्पेशल नोटिस भी 14 दिन पहले मिलता है ना, तो स्पेशल नोटिस में नाम डाल दो, अलग से नोटिस देने की जरूरत तो नहीं। और अगर स्पेशल नोटिस में नाम नहीं डाल तो फिर एक अलग नोटिस लगेगा, किसके अंदर, सेक्शन 160 के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये सारे झमेले नहीं करने हैं तो डायरेक्टली कैजुअल वैकेंसी जो क्रिएट हुई है उसके बाद जो क्या होगी, उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कैजुअल वैकेंसी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कैजुअल वैकेंसी फिल होती है तो अगले एजीएम में, वेरी नाइस, जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो भी जनरल मीटिंग होगी, चाहे वो एजीएम हो या ईजीएम, उसमें उस वैकेंसी को रेटिफाई करेंगे। कौन रेटिफाई करेगा, शेयर होल्डर्स। पढ़ा है अपन ने, चलिए बच्चों, सो ये भी हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब सेक्शन 169 की कुछ विशेषता देखिए। सेक्शन 169 की कुछ विशेषता देखिए, जैसे कि विशेषता यह है, सेक्शन 169 की विशेषता यह है कि अगर कंपनी को स्पेशल नोटिस मिलता है कि इस बंदे को क्या करना है, तो कंपनी को झक मार के शेयर होल्डर के पास भेजना ही होता है ना। अगर कंपनी को क्या मिलता है, स्पेशल नोटिस मिलता है कि हमको ये फलाने डायरेक्टर को क्या करना है, वी वांट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर, तो कंपनी को झक मार के क्या करना होता है, झक मार के आगे की प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। आगे की प्रोसीजर क्या है, उस स्पेशल नोटिस की कॉपी किसको भेजना, शेयर होल्डर को भेजना। यस, कंपनी को करना ही है ये। अरे हाँ है ना, कंपनी बच सकती है इससे। कंपनी या फिर कोई भी अग्रीव पार्टी किसके पास जा सकती है, एनसीएलटी के पास जा सकती है, और एनसीएलटी से कह सकती है, क्या कह सकती है, कि सर ये जो भी हो रहा है, हमारे डायरेक्टर को रिमूव करने की बात हो रही है, ये क्यों हो रही है, पब्लिसिटी गेन करने के लिए। किसके लिए, पब्लिसिटी गेन करने के लिए। और इट इज नीडलेस। नीडलेस मतलब जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। तो एनसीएलटी अगर चाहे तो कंपनी को क्या कर सकती है, स्पेशल नोटिस भेजने से क्या कर सकती है, सॉरी स्पेशल नोटिस फॉरवर्ड करने से, किसको फॉरवर्ड करने से, शेयर होल्डर्स को फॉरवर्ड करने से क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। सो ये कौन सा सेक्शन हो गया, 169। अब एक चीज याद रखिए, अगर आपने डायरेक्टर को मीटिंग में रिमूव कर दिया, कैसे रिमूव कर दिया, अगर आपने डायरेक्टर को रिमूव कर दिया बिना नोटिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए, या बिना स्पेशल नोटिस की कॉपी भेजे, या उसको रिप्रेजेंट करने का मौका दिए बिना, तो रिमूवल क्या है, इनवैलिड है। ठीक है। एक बार टाटा स्टील में रूसी मोदी नाम के आदमी थे, रूसी मोदी, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत बढ़िया थे। उनका रिटायरमेंट एज हो गया था, बट स्टिल वो कंपनी छोड़ नहीं रहे थे। सो जेआरडी टाटा उस समय टाटा के चेयरमैन थे। अब रूसी मोदी को उनको निकालना था, बिकॉज अब वो यूजलेस बन गए थे कंपनी के लिए। ठीक है, बट काफी सीनियर थे, कंपनी में 20 साल से थे, तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो जेआरडी टाटा इतने अच्छे थे, मीटिंग चल रही थी कंपनी की, एजीएम, बहुत पहले की बात है। एजीएम में डायरेक्टली उन्होंने गए वो स्टेज पे और उन्होंने बोला कि वी वुड लाइक टू गिव अ वेरी सिंसियर थैंक्स टू मिस्टर रूसी मोदी फॉर हिज कंटिन्यूड सर्विसेज टू द कंपनी, and I am not able to understand why is he resigning from the company.
So now, I would call on the dais Mr. Rusi Modi to represent to shareholders. Yes, so that shareholders can convince him not to resign. Rusi Modi बोला क्या हो रही? He was not aware, and he directly announced कि he is resigning. क्योंकि रूसी मोदी के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर था कि आप रिजाइन कीजिए. तो जैसे ही रूसी मोदी आया, शेयर होल्डर्स ने तालियां बजा दी कि सर रिजाइन कर रहे हो आप एनीवे. सो रूसी मोदी को समझ में आ गया कि इवन दे वांट टू रिमूव मी, बट आउट ऑफ द रिस्पेक्ट दे आर नॉट एबल टू टेल मी. और मीटिंग में उसने क्या किया? रेजिग्नेशन दिया. देखिए, रिमूवल की कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, बट इट वाज नॉट अ रिमूवल ना, इट वाज रादर ही वाज अप्रिशिएटेड कि इतनी हिम्मत चाहिए शेयर होल्डर्स के सामने जाके क्या करने की? रिजाइन करने. ठीक है. सो ऐसा भी कई बार कंपनीज में होता है, जब आप खुद छोड़ते नहीं और कंपनी को अपनी इमेज बचा के रखनी है, सो कंपनी को ऐसा करना होता है. कल मैं टाटा मोटर्स के शेयर देख रहा था. एक साल पहले था 238 रुपीज, अभी है 116 रुपए. मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स के शेयर्स 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर खरीदने चाहिए. क्यों? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैंने आपको बताया भी था शायद, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स के पास सबसे बड़ी लीड होगी. क्योंकि टाटा मोटर्स में जो भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, वो इंडिजिनियस है, लोकल, और उसके पास जैगुआर और लैंड रोवर की टेक्नोलॉजी है. So according to me, if you want to buy for a long term, Tata Motors would be a good call. But if you are expecting a return in coming future, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, don't buy. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अभी वो लॉन्च करने वाला है. 10 लाख के नीचे की कार लॉन्च करने वाला है टाटा मोटर्स की. कौन सी? वो 10 लाख की नीचे नई कार नहीं है शायद, वो टिगोर या किसी कोई इलेक्ट्रिक में लॉन्च करने वाला है शायद. टिगोर को लॉन्च कर रहा है ना इलेक्ट्रिक में, बहुत चलेगी बच्चों. टिगोर अगर इलेक्ट्रिक में लॉन्च हो गई ना, सो इट वुड बेनिफिट द कंपनी लाइक एनीथिंग. क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स तो हैं, बट क्या नहीं है? हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स है, बट लोगों की पॉकेट में नहीं है. मतलब वो महिंद्रा का एक आता है रेवा करके, वो छोटा सा ही कार है, वो नैनो जैसा ही कार है, बट वो साला 8 लाख 9 लाख तक का जाता है. सो अगर टिगोर आ गया तो डेफिनेटली इट वुड बी अ बून टू द इकोनॉमी, बून टू द कंपनी. सो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स का स्टॉक आप धीरे धीरे खरीदना शुरू कर सकते हैं. स्टार्ट विथ 5 शेयर्स. एक दिन मैकडोनल्ड्स नहीं जाओगे, एक मूवी नहीं जाओगे, यू विल बी हैविंग मनी टू बाय 5 शेयर्स. ठीक है, 5 शेयर बाय करो, 100 रुपए के आएंगे. मेरे ख्याल से अभी 107 तक आया था. आई बिलीव दिस इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट. दिस इज द गुड टाइम. 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है. कितने परसेंट ऑफ पे? एक साल पहले 238 रुपए का था, 5 साल पहले 700 रुपए का था. वो तो ऑटो इंडस्ट्री की इतनी अच्छी वाट लगी हुई है, थैंक्स टू मिस्टर मोदी. मोदी जी को कहना गलत है, बट ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है. चलिए, शैल वी स्टार्ट विद सेक्शन 168? और भाई साहब स्टार्ट करें? चलिए, सो खोल लेंगे सारे लोग सेक्शन नंबर 168. चलिए, सेक्शन 168 with rules number 15 and 16, company's appointment and qualification of directors rules 2014. By giving a written notice to the company, a director can anytime resign from his office. एक written notice company को देकर director कभी भी अपने ऑफिस से क्या कर सकता है? resign कर सकता है. The resignation will be effective from the date mentioned in the resignation letter or when it was received by the company, whichever is later. Within the days of resignation, the director, ये amendment है, ठीक है, 2 साल पहले amendment आया था ये. लेकिन तुम YouTube पे देखो कंपनी लॉ अमेंडमेंट वीडियो, एकदम 2 दिन पहले का वीडियो आएगा और उसमें बताएगा बहुत बड़ा अमेंडमेंट है ये, 2 साल पहले का अमेंडमेंट. ठीक है. Within the days of resignation, the director may inform the ROC about his resignation and reason by filing कौन सा फॉर्म? DIR 11. Even the company has to inform ROC about what बेटा? Resignation of director by filling कौन सा फॉर्म बच्चों? या फाइलिंग कौन सा फॉर्म? DIR 12 within 30 days. जिस दिन कंपनी के पास रेजिग्नेशन लेटर आता है उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है ROC को. कंपनी के लिए इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है.
If any default during the tenure of director was discovered after resignation of the director, if any default during the tenure, डायरेक्टर के पद पे रहते हुए डायरेक्टर के कार्यकाल के दौरान अगर आपने क्या किया है, कोई डिफॉल्ट किया है, then such director will be liable for the default even if he has resigned. An independent director may at any time resign his office. मतलब तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए पूछोगे अलग से, इसलिए मैंने अलग से स्पेसिफाई किया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। ये तो मैंने बताया ही नहीं। अगर सारे डायरेक्टर रिजाइन हो गए तो, सारे डायरेक्टर्स ने एक ही दिन रिजाइन कर दिया तो होता है। आजकल फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट के केसेस ऐसे चल रहे हैं कि एक दिन फ्रॉड समझ में आया, सारे डायरेक्टर एक साथ क्या करते हैं, रिजाइन। तो प्रमोटर जो है वो डायरेक्टर बन जाएंगे। प्रमोटर को बनना नहीं है या फिर कंपनी में प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी। कब तक? जब तक शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर देते। If all the directors resign from their office as per section 168 of the act, in this case promoter shall appoint directors, और if there is no promoter, और अगर है तो क्या है, absent, then central government shall appoint directors who shall hold the office of director. कब तक बच्चों? जब तक डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो जाते। कहां पे अपॉइंट नहीं हो जाते? जनरल मीटिंग में। इज दैट क्लियर? चलिए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 169। रिमूवल मीन्स रिमूविंग अ डायरेक्टर फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। रिमूवल का मतलब होता है डायरेक्टर को उसके ऑफिस से क्या कर देना, रिमूव कर देना। कब रिमूव कर देना? उसका टर्म एक्सपायर होने के पहले। A company may, by passing an ordinary resolution in general meeting, may remove a director from his office. एक कंपनी जनरल मीटिंग में क्या पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को उसके ऑफिस से क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। An independent director may also be removed from the board of the company as per section 169 of the Companies Act. For removing an independent director who was appointed for second term, what has to be passed? A special resolution has to be passed. However, a director appointed by NCLT under section 242 operational or mismanagement के केस में cannot be removed. Also, where the company has appointed directors on the basis of proportional representation, 2/3 वाले directors को remove नहीं किया जा सकता। Yes, क्यों? क्योंकि उनका ऑफिस क्या है, 3 साल, और उनको अपॉइंट किसने किया है, माइनॉरिटी ने अपॉइंट किया। किसने अपॉइंट किया है? माइनॉरिटी में। तो मेजॉरिटी तो क्या करेगी, उनको कभी भी रिमूव करेगी नहीं। टिल द टाइम दे फिनिश द टर्म ऑफ देयर 3 years they cannot be removed. Is that clear? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, मैंने बताया, बट इट इज वेरी अनलाइकली दैट कंपनी वुड रिमूव। इट इज वेरी अनलाइकली दैट कंपनी वुड रिमूव। व्हाई? क्योंकि वो तो नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया ना बच्चे उसको। नाउ प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर? A shareholder has to sign which notice बच्चों? स्पेशल नोटिस। कितने दिन पहले? मीटिंग के 14 days पहले शेयर होल्डर हैज टू सेंड व्हाट बेटा? अ स्पेशल नोटिस। नोट, एज पर सेक्शन 115 ऑफ द एक्ट, द शेयर होल्डर होल्डिंग 1% ऑफ द शेयर्स और शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉट लेस देन, कितना बच्चों? तो जिन शेयर होल्डर्स के पास 1% शेयर है या फिर इतने शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू सब मिला के कितनी हो जाए, 5 लाख, वो स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। The company will send the copy of notice immediately. किसको? कंपनी तुरंत उस स्पेशल नोटिस की कॉपी किसको भेज देगी? इंडिपेंडेंट सॉरी, जिस डायरेक्टर का नोटिस आया है कि उस डायरेक्टर को रिमूव करो, कंपनी उसको एक कॉपी भेज देगी। Such director may give what बेटा? A representation. In the case of Captain Manmohan Singh Kohli versus Venture India Properties Private Limited, it was decided that if the copy of special notice is not sent to the, अगर स्पेशल नोटिस की कॉपी आपने किसको नहीं भेजी है, कंसर्न डायरेक्टर को नहीं भेजी है, एंड ही इज रिमूव्ड विदाउट सेंडिंग सच नोटिस, रिमूवल वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? देन सच रिमूवल विल बी इनवैलिड एंड ही विल बी कंटिन्यूइंग टू एक्ट एज व्हाट? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर ऐसा है तो अप्लाई द टेक्निक। विच टेक्निक? जीआरडी टाटा टेक्निक। चलिए, इफ द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड वेल विद इन टाइम, वेल विद इन टाइम मतलब मीटिंग के 7 दिन
पहले आ गया। अच्छा 7 दिन पहले या 7 क्लियर डेज पहले? The representation will be attached with a special notice and will be sent to the shareholders at least 7 days before the meeting, and the notice to shareholders shall also specify that director has made a, और नोटिस में क्या लिखोगे? एक स्टेटमेंट लिखोगे। कौन सा स्टेटमेंट? कि डायरेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन किया है। Representation received too late. In this case, only special notice will be sent to the shareholders and representation of director will be, और जो डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है उसको मीटिंग में क्या किया जाएगा? रीड किया जाएगा। General meeting will be held and representation will be read. If the representation was not sent to the shareholders and if the members are satisfied, they will pass ordinary resolution to remove a director. However, on such resolution, the concerned director has a right of being heard. याद है आपको? Opportunity of being heard देना ही है, चाहे representation meeting में पढ़ा जाए या उसके घर पे भेजा जाए, irrespective of the fact whether his representation was read at the meeting or not. If special notice also contains the name of any person to be appointed in place of what बेटा? Remove director. कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनो, अगर स्पेशल नोटिस में आपने नाम लिखा था क्या कि रिमूव्ड के बदले किसको अपॉइंट करना है, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। If the director is removed at the general meeting through this section, then another person can be appointed at his place only if special notice has been given for such appointment as per procedure given in section 160 of the Act. मतलब special notice has been given as per section 160. कुछ नहीं बच्चों, जो स्पेशल नोटिस था उसमें आपने क्या किया है? उस बंदे का नाम क्या किया है? लिखा है। किसका नाम लिखा है? जिसको आपने अपॉइंट किया। और ये स्पेशल नोटिस किसके हिसाब से आना चाहिए? 160, मतलब सेम मीटिंग है कितने दिन पहले? 14 डेज पहले। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप उस बंदे को क्या करना चाहते हो, अगर आप उस बंदे की जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहते हो, तो नथिंग, यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर गिवन इन सेक्शन 160 और मेंशन कहां पे करना है उसके नाम को? स्पेशल नोटिस में। इज दैट क्लियर? और यही प्रैक्टिस यूजुअली क्या होती है? फॉलो होती है। सर अगर दो अलग अलग चीजें हो जाए तो स्पेशल नोटिस दे दो रिमूवल का और एक अलग से सेक्शन 160 के अंदर नोटिस आ जाए तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, बट इट वुड ऑलवेज बी बेटर अगर आप क्या करें, आप उसी स्पेशल नोटिस में क्या लिखें? उसका नाम लिखें। किसका नाम लिखें? जिस बंदे को आप क्या करना चाहते हैं? रिमूव डायरेक्टर की जगह पे वैकेंसी फिल करने के लिए क्या करना चाहते हैं? अपॉइंट करना चाहते हैं। एंड अच्छा, और वो डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? विल होल्ड ऑफिस अप टू द पीरियड टू विच द डायरेक्टर हु हैज बीन रिमूव्ड वुड हैव हेल्ड द ऑफिस इफ ही हैड नॉट बीन रिमूव्ड। करेक्ट है ना? वो जो नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक नया डायरेक्टर अपॉइंट, सॉरी, जब तक ये डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करता है, जो बंदा क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। अच्छा, अगली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये भले ही कैजुअल वैकेंसी वाला है, बट जनरल मीटिंग का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको अपॉइंट किसने किया है? जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है। हाँ, लेकिन if an independent director was appointed for second term and if he is to be removed under this section, then in this case the company has to pass what beta? A special resolution and a reasonable opportunity of being heard must be given to what beta? Must be given to such director. मतलब बाकी सारी प्रोसीजर क्या रहेगी? सेम रहेगी, बस ऑर्डिनरी के बदले क्या पास होगा? स्पेशल। अच्छा, if the vacancy could not be filled in the same meeting, then such vacancy filled by board of director as a casual vacancy. The power given to shareholder to remove the director shall not derogate. Derogate का मतलब क्या होता है? Affect the power. अच्छा, एक और चीज, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहे तो, एओए चाहे तो डायरेक्टर्स को भी पावर दे सकते हैं, डायरेक्टर्स को पावर दे सकते हैं डायरेक्टर को रिमूव करने का, लेकिन वो पावर एक्ट का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। तो सेक्शन 169 के अंदर जो पावर है, भले ही सेक्शन 169 में हमने डायरेक्टर को रिमूव करने का एक डिटेल्ड प्रोसीजर पढ़ा है,
But the procedure that we have covered in section 169 shall not affect what? The power of board of directors to remove a director. So even board of directors can remove a director. लेकिन कब? जब उन्हें कौन ऑथराइज करता है? आर्टिकल. तब ये सारी प्रोसीजर उनको फॉलो करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है बच्चों. In case of Barcel Manufacturing Company Limited versus Berry, it was held that articles of association of the company may also provide for what beta? Power to the board to remove a director, and the power given to shareholders should not affect such power of the board. So मैंने ऊपर कई लाइन लिखी, उसके बाद उसको और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये बताया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर चाहें तो किसको पावर दे सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे सकते हैं. किस चीज की पावर? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं. यस और नो? लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं है, क्योंकि जो सेकंड टर्म में, क्योंकि उसके लिए क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है. सो आर्टिकल्स के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप को पावर दे सकते हैं, और 169 में जो भी लिखा है वो डायरेक्टर्स की पावर को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है. द डायरेक्टर हु हैज नॉट बीन. अच्छा, एक और चीज, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दी है डायरेक्टर को रिमूव करने की, पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है. इसका मतलब ये है क्या कि शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है? तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे दो रिमूव करने की, बट दैट डज नॉट मीन कि शेयर होल्डर वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते. शेयर होल्डर को तो पावर है भाई साहब. शेयर होल्डर को पावर किसने दिया है? शेयर होल्डर को तो पावर एक्ट ने दिया है. शेयर होल्डर्स हैव बीन ग्रांटेड द पावर बाय द एक्ट. इज दैट क्लियर? The director who has been removed by the direct shareholders of the company cannot be reappointed as what beta? हाँ, ऐसा नहीं कि सारा शेयर होल्डर ने लात मार के तुमको निकाल दिया, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तुम्हारे दोस्त लोग हैं वो सब तुमको बहुत मिस कर रहे हैं, तो तुमको क्या किया? एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया. नहीं, शेयर होल्डर ने निकाला ना. शेयर होल्डर ने अगर तुमको निकाल दिया, इसका मतलब उसके बाद कंपनी को उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना नहीं चाहिए. The board of director, the director who has been removed will be eligible for what beta? Compensation. The director who has been removed will be eligible for compensation if the terms of appointment or the contract allows for what beta? Such compensation. On an application made to NCLT, if NCLT is of the opinion that rights given under this section are abused to get what beta? Unnecessary publicity, then NCLT on an application of the company or by any aggrieved person, NCLT may exempt the company from sending what beta? Special notice to the members. क्या हुआ? हाँ, make it NCLT. Now, in the case of Home Chaudhary वर्सेस नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन यूपी लिमिटेड, ये केस अपने कहीं और भी पढ़ा है क्या? होम चौधरी है? अच्छा, चौधरी नाम है क्या? ओके. इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल्स मे एम्पावर द बोर्ड टू रिमूव अ डायरेक्टर. इट मींस द मैनेजरियल पर्सनल कैन बी रिमूव्ड बाय द बोर्ड. मैनेजरियल पर्सनल मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. सो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को भी रिमूव कर सकते हो, होल टाइम डायरेक्टर्स को भी रिमूव कर सकते हो और मैनेजर को भी रिमूव कर सकते हो. ठीक है. विच अगेन मीन्स कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक प्रोटेक्शन मिल रहा है. किसके रिमूवल से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिमूवल से. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव ना करें, बाकी आर्टिकल से वो क्या कर सकते हैं? किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं. और कितने दिन के अंदर? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल of the director. कौन सा फॉर्म बच्चों? 12 has to be filed. कौन सा फॉर्म में? Sorry, along with copy of ordinary resolution. Is that clear? So I believe everyone is clear.
सब लोग क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट सेकंड। ना सेक्शन 170 और सेक्शन 171 ये दोनों हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन चैप्टर में? रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, जिसमें अपन क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट के जितने भी रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं उन उस चैप्टर के बारे में वी वुड बी स्टार्टिंग डिफरेंटली। इस चैप्टर के बाद मेरे ख्याल से वही चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये दोनों हम वहीं पढ़ेंगे बच्चों, रजिस्टर और उनका इंस्पेक्शन। कम डायरेक्टली टू रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय एनसीएलटी। ओए क्या एनसीएलटी भी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है क्या? लेकिन नॉर्मल केस में या फिर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में? ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, कंपनी में गड़बड़ होती है तो। बोर्ड एंड इट्स पावर ये छोड़ दो, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन 179 के टाइम पे पढ़ेंगे। ना कम टू पनिशमेंट, सेक्शन 172। तो 170 और 171 छोड़ा है अपन ने अभी। वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ व्हाट सेक्शन? 172 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 149 से लेके 171 तक तुमने कोई गुनाह कर दिया, कोई नॉन कंप्लायंस किया है, 21 सेक्शन पढ़े हैं अपन ने अभी तक। तुमने इन सेक्शंस के अंदर किसी प्रकार का क्या किया? नॉन कंप्लायंस किया, किसी प्रकार का गुनाह किया तो, और अगर कोई अलग से पेनल्टी नहीं है, जैसे हर सेक्शन में अलग से पेनल्टी है, तो क्या होगा? कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी पनिश्ड। कितने रुपए का फाइन है बच्चों? कंपनी को और उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन हो सकता है कितने का? 50,000 रुपए का, जो एक्सटेंड हो सकता है कहां तक हो सकता है? 5 लाख। इज दैट क्लियर? नाउ वी वुड स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर, बहुत बड़ा सेक्शन है। चलो चलो, एक्चुअली बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें क्या जाता है, इसमें क्या आता है? सेक्शन तो आते ही है, रूल्स आते हैं, प्लस सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 आता है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 बोर्ड मीटिंग है ना, और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 जनरल मीटिंग है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे अपने को पूरा कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन तो ठीक है, बट सेक्शन के अलावा अपने को क्या पढ़ना है? सेक्रेटेरियल रूल्स एंड सेक्रेटेरियल रूल्स तो ठीक है, खासे नहीं है, मेन क्या है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए बच्चों, एंड बिलीव मी एक क्वेश्चन यहां पे एग्जाम में आएगा। 173 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 रूल्स, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड रूल्स से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पक्के से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ध्यान सीखिए। प्लीज हियर, बच्चों प्लीज हियर, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से। बच्चों, as a company secretary, if you become company secretary of any company, बतौर कंपनी सेक्रेटरी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बतौर कंपनी सेक्रेटरी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वुड बी टू कंडक्ट, करवाना, क्या करवाना? मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ऑब्वियसली एजीएम करवाना भी है, बट बिलीव मी बोर्ड मीटिंग करवाना सीएस की बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों? बच्चों, बोर्ड मीटिंग इज अ फोरम, बोर्ड मीटिंग इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे
कंपनी के लिए फैसले लिए जाते हैं। बोर्ड मीटिंग क्या है बच्चों? एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है जहां पे क्या होता है, वेयर इन वी टेक व्हाट, वी टेक द डिसीजंस फॉर द कंपनी। इज दैट क्लियर? सो एक प्लेटफॉर्म है। सो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करती है, बिजनेस में कितना अच्छा परफॉर्म करती है, ये भी इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि कंपनी की मीटिंग्स कितने अच्छे से कंडक्ट होती हैं। हर एक डायरेक्टर जो ज्ञान का भंडार है, जो मीटिंग में आता है, वो कितने अच्छे से अपने ओपिनियंस को इंडिपेंडेंटली, बिना किसी डर के क्या करता है, मीटिंग में एक्सप्रेस करता है। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी की प्रोसीडिंग्स कितनी अच्छे से चल रही है। इसी प्रक्रिया को हम बोर्ड कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड कल्चर। सो व्हाट इज बोर्ड कल्चर बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड कल्चर? बोर्ड कल्चर इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस जहां पे बोर्ड मीटिंग का सही नोटिस दिया गया हो, हर एक डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट करे, पार्टिसिपेट करने के बाद अपना इंडिपेंडेंट एंड फ्री ओपिनियन दे ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में अपना फ्री ओपिनियन दे। अगर ये सब सही तरीके से होता है, हर एक डायरेक्टर ऑनेस्टली मीटिंग की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है, मीटिंग में डिस्कशन करता है, सब कुछ ईमानदारी से होता है, तो मैं ये मानता हूं कि देयर इज अ गुड बोर्ड कल्चर। मैं क्या मानता हूं बच्चों? कंपनी में एक बेहतरीन बोर्ड कल्चर का निर्वहन हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो ध्यान सीखिए। सो इसलिए हर एक कंपनी में कहा गया है कि हर एक कंपनी को क्या होल्ड करनी चाहिए, हर एक कंपनी को बोर्ड मीटिंग्स होल्ड करनी चाहिए। एवरी कंपनी मस्ट होल्ड, व्हाट मस्ट होल्ड? एवरी कंपनी, सॉरी, एवरी कंपनी मस्ट होल्ड व्हाट? अ बोर्ड मीटिंग। सो व्हाट इज बोर्ड मीटिंग? What exactly a board meeting is? It is nothing. Yes, it's a meeting of the members of the board. It is meeting of what, beta? It is the meeting of members of the board of the company. It's nothing. It is just a meeting of the members of the company. Now, every company, if you are a private, if you are a public, अगर ओपीसी हो तो छूट मिलती है। याद है आपको, अपन ने कंपनी सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 122 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओपीसी हो तो वो एक डायरेक्टरी मीटिंग में आता है, पेपर पे नोटिंग करता है और वो नोटिंग कंपनी को दे देता है, क्या साइन करके, तो क्या बन जाता है वो? बोर्ड मीटिंग बन जाता है वो। तो एक्सेप्ट ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सारी कंपनीज को क्या करना होता है? सारी कंपनीज को बोर्ड मीटिंग करना होता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड मीटिंग ही वो जगह है जहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के लिए क्या लेते हैं। हम बोलते हैं ना, डायरेक्टर्स आर द माइंड ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी का दिमाग होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। डू वी टेल इट बच्चों? डू वी से इट? यस। सो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के क्या हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी का दिमाग बन के कहां पे काम करते हैं? जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी का दिमाग बन के काम कहां पे करते हैं? इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा क्लियर? तो इसलिए कंपनीज एक्ट बोलती है कि हर एक कंपनी को, इंक्लूडिंग हर एक कंपनी को, साल में कितनी मीटिंग करनी चाहिए? साल में कितनी मीटिंग करनी चाहिए? 4। कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग। अच्छा, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर होती है?
अबे 30 डेज। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर। क्यों 30 डेज के अंदर? डायरेक्टर्स नहीं, फर्स्ट डायरेक्टर तो होते हैं ना जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा होता है, या फिर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स। अरे विद इन 30 डेज यू हैव टू अपॉइंट ऑडिटर्स। याद है क्या आपको? फर्स्ट ऑडिटर्स 30 दिन के अंदर अपॉइंट करने होते हैं ना। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग क्यों है 30 दिन के अंदर? टू अपॉइंट व्हाट? फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। यस और नो? तो पहले ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर होगी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलता है, अच्छा एक मिनट छोड़ दो, और तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो गई। इसके अलावा पूरे साल, पूरे फाइनेंशियल में कितनी करनी है? एक तो हो गई आपकी, अब कितनी करनी है? 3 और करनी है। तो साल की कितनी हो गई? 4। और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो है 120 डेज गैप। मतलब अगर एक मीटिंग 1 जनवरी को हो रही है तो अगली मीटिंग कब होनी चाहिए? मेक श्योर कि 120 दिन से, सॉरी 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब मेक श्योर कि 1 जनवरी से 120वें दिन क्या हो जाए? 120वें दिन या उसके पहले क्या हो जाए? बोर्ड मीटिंग हो जाए, अगली बोर्ड मीटिंग से 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम गैप शुड बी 120 डेज। अब ये 120 डेज का मतलब ये कि 120th डे को, 120th डे को क्या हो जानी चाहिए? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। कब हो जानी चाहिए? 120th डे को नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है, एक से ज्यादा डायरेक्टर है, अगर डॉर्मेंट कंपनी है, और कौन सी है? स्मॉल कंपनी भी है, देखना स्मॉल, डॉर्मेंट और ओपीसी। अगर आपकी कंपनी तीनों में से कोई भी एक है तो आपको हर एक साल की 4 नहीं करने की है, आपको ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में क्या करनी है? कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करनी है। और हमेशा बोर्ड मीटिंग नहीं करनी है, 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम नहीं, यहां पे मिनिमम गैप है कितने का? 90 डेज का। अगर आप कौन सी कंपनी हो? स्मॉल कंपनी हो, अगर आप डोमेन कंपनी हो, या फिर आप 1% कंपनी। 1% कंपनी मतलब, अच्छा 1% कंपनी को तो मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। उनके मीटिंग में यस, कम से कम अगर 1% कंपनी में अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो, अगर 1% कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो फिर 6 महीने में एक मीटिंग, और 2 मीटिंग के बीच में गैप, कम से कम गैप कितना होना चाहिए? 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम गैप शुड बी ऑफ 90 डेज। कम से कम गैप 90 डेज का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर आज एक मीटिंग होती है तो अगली मीटिंग 90 डेज के बाद होनी चाहिए। अगर आज एक मीटिंग होती है तो अगली मीटिंग कब होनी चाहिए? 90 डेज के बाद। क्यों साले, तुम वैसे भिखारी हो, बोर्ड मीटिंग में आके डिस्कस क्या करोगे? तुम्हारा थोड़ी ना कुछ 50 चीज हो जाती है। तो इसलिए हमने बोला कि भाई 90 डेज का सब्र करो, संयम रखो अपनी अपनी बातों पे, अपने विचारों पे। यस और नो बच्चों? अरे हाँ, ये ना। और नॉर्मल कंपनीज के ऊपर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग है, मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नॉर्मल कंपनीज के ऊपर। इज दैट क्लियर? चलिए, नहीं सर, ये स्मॉल कंपनी अगर एक साल में 10 मीटिंग करना चाहती तो कर सकती क्या? मुझे नहीं पता, मैं ये जानता हूं एक कैलेंडर ईयर में एक, ईच हाफ में एक होनी चाहिए, और 2 मीटिंग से बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। उसके बाद तुमको जो करना है, जितनी मीटिंग कर सकते हो कर लो। उसके बाद अच्छा, बोर्ड मीटिंग का डे, डेट, टाइम आणि प्लेस। डे, एनी डे। डेट 1 to 31 के बीच का कोई डेट। टाइम
एनी टाइम, टाइम रात को 3 बजे, रात होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरी बोर्ड मीटिंग, यस और नो बच्चों। सो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कैन बी एनी टाइम, प्लेस, प्लेस कैन बी एनी प्लेस, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि जो एडजर्न बोर्ड मीटिंग होती है, कौन सी एडजर्न बोर्ड मीटिंग होती है, एडजर्न बोर्ड मीटिंग, जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि कोरम नहीं आया था, इसलिए ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोलता है कि एडजर्न बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए, सेम डे सेम टाइम ऑन एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल एडजर्न बोर्ड मीटिंग। और वो भी मीटिंग एडजर्न क्यों हुई थी, ड्यू टू लैक ऑफ कोरम। तो वो वाली जो मीटिंग है वो कब होनी चाहिए, ऑन एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल। बाकी सारी मीटिंग कभी भी करो, किसी दिन भी करो, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे के दिन हो सकती है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चीज याद रखना। नाउ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, हाँ बेटा, अच्छा ओरिजिनल भी है क्या, चलिए तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से ओरिजिनल और एडजर्न बोर्ड में, चलो अपन देखते हैं एक बार, रुक जाना, अभी मैंने थोड़े से चेंजेस किए नोट्स में। इधर नेक्स्ट नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, याद रखना 7 days नोटिस टू एवरी डायरेक्टर। नाउ यू हैव टू गिव हाउ मेनी डेज का नोटिस, आपको कम से कम 7 दिन का नोटिस देना है, ठीक है। ओह, कितने दिन का नोटिस देना है, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 7 days का नोटिस, किसको, टू एवरी डायरेक्टर। एडिशनल, कैजुअल वैकेंसी, ऑल्टरनेट, ये सब भी तो डायरेक्टर हैं, सबको देना है। कहां पे देना है, जहां पे वो ऑर्डिनरली क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं। कैसे दे सकते हो, हाथ से, ईमेल भेज सकते हो उनके घर पे, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, जैसे भेजना है आप भेज सकते हो, बट यू हैव टू गिव नोटिस टू एवरी डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को। Is that clear to everyone? So you have to give the notice of board meeting to whom बच्चों, every director। हाँ बेटा, when I say every director, it means what, every director, small proportional representation, nominee, independent, NCLT वाला, सब सब डायरेक्टर को देना, ठीक है। और कितने का नोटिस देना है, 7 days का नोटिस मींस 7 days का क्लियर नोटिस, मीटिंग के बराबर, मीटिंग के बराबर 7 दिन पहले, अगर मीटिंग एक्स डेट को है तो x-7 को नोटिस मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर, पहले मिला तो मिनिमम 7 दिन का गैप रखना है, उसके पहले दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्जेंसी है। 1 घंटे के नोटिस में बोर्ड मीटिंग करनी है, बहुत अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है तो एकदम अर्जेंसी, सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, 1 घंटे के नोटिस में बोर्ड मीटिंग करने का है तो अबे क्या हो गया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस, बट मेक श्योर उस बोर्ड मीटिंग में एक, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या रहे, मौजूद रहे। मेक श्योर कि उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उपस्थित रहे। अगर मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उपस्थित नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप बोर्ड मीटिंग कर लो बिना 7 दिन का नोटिस दिए,
बट मेक श्योर मीटिंग करने के बाद जो आपके मिनट्स बनते हैं वो आप सारे डायरेक्टर्स को क्या करें, फॉरवर्ड करें, और उनमें से कम एक, सारे डायरेक्टर अप्रूव करें अच्छी बात है, बट कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मीटिंग को क्या मिनट्स को क्या करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए। कितने के अंदर? 15 डेज है मेरे हिसाब से, टाइम ही दिया मेरे हिसाब से 15 डेज है। लेट्स सी, अपन चेक करेंगे आगे। ओए इधर देखो, इधर देखो, मिला? छोड़ो, अपन चेक कर लेंगे इधर। सो कम से कम कितने बच्चों? ए, सो अगर एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद नहीं हुआ तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने उसको उन मिनट्स को क्या करना है, रेटिफाई करना है। क्यों बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्यों भेज रहे हैं अपन मिनट्स? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद तो मीटिंग में आया नहीं, और ये मीटिंग अपन ने कैसे की? 7 दिन का नोटिस देने के साथ की या बिना दिए की? हमने नोटिस दिया ही नहीं 7 दिन का। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करेगा, एक बार चेक कर लेगा मीटिंग में कुछ ऐसा तो डिस्कस, मीटिंग में कोई ऐसा डिसीजन तो लिया नहीं गया है जिसकी जो कंपनी के क्या है, खिलाफ है, जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर उसके शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार क्या कर लेगा, ये चेक कर लेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। और अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो भी क्या आप 7 दिन के नोटिस को अवॉइड कर सकते हो? यस, बट अगेन आपको यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, सेम जो मीटिंग के ड्राफ्ट मिनट्स है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने डायरेक्टर्स को भेजने पड़ेंगे। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो है नहीं, तो आप डायरेक्टर्स को भेजोगे और उनमें से कोई डायरेक्टर क्या करेगा, मिनट्स अप्रूव करके आपको वापस भेजेगा। सो क्लियर है क्या? सो मीटिंग 7 दिन के अंदर हो ऐसा जरूरी है? एक्ट बोलता है 7 दिन, बट अगर कंपनी चाहे तो, अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तो 7 दिन के नोटिस के बिना भी मीटिंग कर सकती है। बोर्ड मीटिंग है, कौन सी मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं? बोर्ड मीटिंग। अब बच्चों यहां पे याद रखना, नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग टू एवरी डायरेक्टर, ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है बच्चों। कौन सा? नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग टू एवरी डायरेक्टर। दिस पॉइंट इज वेरी मच रेलिवेंट। Notice of every board meeting to every director. This point is very relevant. Why this point is relevant? सब डायरेक्टर्स को नोटिस मिलना चाहिए हर मीटिंग, राइट? अब इसमें ना बहुत सारे केसेस हैं। आई इलस्ट्रेट सम ऑफ द केसेस। कंपनी ने क्या किया, एक कैलेंडर भेजा शेयर होल्डर्स को, सॉरी, कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक कैलेंडर भेजा, और उस कैलेंडर में यह बता दिया कि हर शनिवार, हर महीने के दूसरे शनिवार को बोर्ड मीटिंग होगी, हर महीने के दूसरे शनिवार को बोर्ड मीटिंग होगी। और ये नोटिस कब भेजा, ये कैलेंडर कब भेजा? साल के शुरुआत में। साल के शुरुआत में ये कैलेंडर कंपनी ने हर एक डायरेक्टर को भेजा, और उसमें क्या लिखा, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन एवरी सेकेंड सैटरडे। तो मुझे बताइए कंपनी को अब जो नेक्स्ट मीटिंग है उसका नोटिस भेजने की जरूरत है या नहीं है? 7 दिन पहले है या नहीं है? गधो, नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग हैज टू बी सेंट टू एवरी शेयर होल्डर 7 दिन पहले। तो आपने कैलेंडर डिसाइड किया हो, कुछ भी डिसाइड किया हो, आपको हर एक मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, आज की बोर्ड मीटिंग खत्म हुई, मैंने तुम सबको कहा कि देखो अगली बोर्ड मीटिंग होगी 3 दिन के बाद, या 4 दिन के बाद, या 5 दिन के बाद, आप सबको आना है। मैंने अगली बोर्ड मीटिंग का टाइम इसी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर दिया। व्हाट डिड आई डू बच्चों, व्हाट डिड आई डू? अगली बोर्ड मीटिंग का टाइम मैंने इसी बोर्ड मीटिंग में फिक्स कर दिया। क्या नोटिस देने की जरूरत है अगली बोर्ड मीटिंग का? अगली बोर्ड मीटिंग का नोटिस देने की जरूरत है या नहीं है? गधों, नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग हैज टू बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड मीटिंग है, शिवम ने मेरे को बोल दिया, पहले ही बोल दिया कि सर आई एम रियली सॉरी, मैं अगली बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। सर आई एम रियली सॉरी, आई वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। क्या मुझे अगली बोर्ड मीटिंग का नोटिस शिवम को भेजने की जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है?
Yes, notice of every board meeting has to be given to every director. ठीक है, अगर किसी डायरेक्टर को गलती से नोटिस नहीं भेजा या जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा, कायदे से अगर जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा तो आपकी मीटिंग इनवैलिड है। बट आपने मान लो नोटिस नहीं भेजा, वो गलती से है जानबूझ के, वो मेरे को नहीं पता, बट रियलिटी ये है कि किसी डायरेक्टर को आपने नोटिस नहीं भेजा, बट वो बेशरम डायरेक्टर बिना नोटिस के भी मीटिंग में आ गया और आके उसने ऑब्जेक्शन लिया कि ये क्या है, तो पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। बट अगर उसने आके बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नोटिस नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा ही फोन बंद था, सो विल इट बी अलाउड? यस, मीटिंग वुड बी वैलिड, मीटिंग वुड बी वैलिड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू बच्चों? फिर हमारे कंपनीज एक्ट में जो हमारा स्केड्यूल 1 है, क्या हमारा स्केड्यूल 1 है, सॉरी स्केड्यूल 1 बोल रहा हूं, टेबल एफ का, सॉरी कंपनीज एक्ट का स्केड्यूल 1 का टेबल एफ, दैट इज स्टैंडर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद है आपको? कंपनी के बायलॉज, कंपनी के स्टैंडर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो कंपनी के बायलॉज है, वो कहां पे लिखे हुए हैं? वो लिखे हुए हैं टेबल एफ में। वो कहां पे लिखे हुए हैं बच्चों? टेबल एफ में। सो टेबल एफ में भी रूल्स बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? रूल्स बताए गए हैं। किसको लेकर? बोर्ड मीटिंग को लेकर। तो बच्चों कुछ नहीं, यही लिखा है कि नोटिस सबको भेजना चाहिए, देन मीटिंग में देयर शुड बी अ चेयरमैन, देयर शुड बी अ, जो मीटिंग की प्रोसीडिंग को क्या करता है? कंडक्ट करता है, मीटिंग करवाता है। अगर चेयरमैन 5 मिनट के अंदर नहीं आता तो वहां पे जो डायरेक्टर्स मौजूद हैं वो अपने में से किसी एक को क्या कर सकते हैं? चेयरमैन चुन सकते हैं और मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वोट, मीटिंग में फैसला कैसे लिया जाता है? बाय वोट ऑफ मेजॉरिटी, बाय वोट ऑफ, और अगर वोट इक्वल हो तो चेयरमैन के पास सेकंड वोट डालने का राइट होता है। अच्छा, मीटिंग में वोट कैसे होता है? बोर्ड मीटिंग वोटिंग कैसे होता है? शो ऑफ है। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना होगा 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। अरे शेयर होल्डर की मीटिंग थोड़ी ना, किसकी मीटिंग है? 1 डायरेक्टर हैज 1 वोट इन द मीटिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हु कॉल्स द मीटिंग? हु कॉल्स द मीटिंग? नहीं, सीएस कभी भी कॉल नहीं करता, सीएस को ऑर्डर मिलता है मीटिंग कॉल करने का। सो बेसिकली चेयरमैन और डायरेक्टर कॉल्स द मीटिंग, और चेयरमैन या डायरेक्टर सीएस को ऑर्डर देते हैं और सीएस इनके साथ कंसल्टेशन करके क्या करता है? मीटिंग को कॉल करता है। ये सब कहां पे बताया गया है? ये सब बताया गया है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में एक और चीज कही गई है कि नोटिस के साथ में आपको एजेंडा भेजना चाहिए। क्या भेजना चाहिए? व्हाट इज एजेंडा? अब एजेंडा के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है। एजेंडा इज व्हाट? Agenda is the list of transactions. Agenda is what beta? List of transactions that you will be doing in the meeting. List of businesses जो आप कहां पे ट्रांजेक्ट करेंगे? मीटिंग। अच्छा, एजीएम में, जनरल मीटिंग में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जनरल मीटिंग में क्या आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिसका जिक्र नोटिस में नहीं है? जनरल मीटिंग में कैन यू टेक एनी ट्रांजेक्शन हुज मेंशन इज नॉट मेड इन द नोटिस? नो, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? बोर्ड मीटिंग में क्या आप ऐसा कोई आइटम उठा सकते हैं जिसका जिक्र बोर्ड मीटिंग की नोटिस में नहीं है? यस। लेकिन एक दो आइटम्स हैं जिनको आप बोर्ड मीटिंग में रेंडमली उठा नहीं सकते। उस बंदे को अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो ऑलरेडी किसी एक कंपनी में क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये बोर्ड मीटिंग में आप रेंडमली उठा सकते हो, बट ये मैटर आप तभी उठा सकते हो जब आपने इस मैटर का प्रायर नोटिस दिया है। इस मैटर के अलावा आप कोई भी मैटर बोर्ड मीटिंग में रेंडमली उठा सकते हो। यस, रेंडमली मतलब अगर आपने नोटिस में नहीं लिखा तो भी उठा सकते हो, लेकिन जनरल मीटिंग में आप ऐसा कोई भी मैटर उठा नहीं सकते जब तक आपने उसका एडवांस में नोटिस किसको नहीं दिया है? जब तक आपने उसका एडवांस में नोटिस शेयर होल्डर को नहीं दिया है, यू कैन नॉट टेक ऑन एनी मैटर फॉर डिस्कशन। कहां पे? इन द जनरल मीटिंग। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ लिसन, बड़े ध्यान से देखिए। अब मैं ये कह रहा था, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कहां पे? अच्छा, एक और चीज, साल में 4 मीटिंग, 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलता है? एक्ट।
लेकिन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इसमें एक और चीज ऐड कर देता है। क्या? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इस प्रोविजन में एक और चीज ऐड कर देता है। साल में चार, दो के बीच में 120 से ज्यादा का गैप नहीं, और हर क्वार्टर में एक। बोल तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, तो साल की 4, दो के बीच में 120 से ज्यादा गैप नहीं, और हर क्वार्टर में एक। तो ये हर क्वार्टर में एक वाली शर्त कौन लगा देता है? हर क्वार्टर में एक वाली शर्त लगा देता है कौन? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अरे हाँ है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एजेंडा के साथ में बोलता है एजेंडा नोट्स। नाउ व्हाट आवर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सेज? विथ एजेंडा आपको क्या करना है? एजेंडा नोट्स पे भेजने हैं। व्हाट इज एजेंडा नोट्स? अगर एजेंडा में लिखा है टू अप्रूव अ लोन टू XYZ लिमिटेड अंडर सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट, कहां पे लिखा है? एजेंडा में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? कि मीटिंग में अपन क्या करने वाले हैं? XYZ लिमिटेड को क्या करने वाले हैं? एक लोन भी अप्रूव करने वाले हैं। इन द मीटिंग वी आर गोइंग टू अप्रूव अ लोन टू whom? In the meeting we are going to approve a loan to whom? XYZ Limited. ये तो एजेंडा में लिखा ना। अब मीटिंग में क्या होगा? रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन ये लोन किन टर्म्स के आप आधार पे दे रहे हो? कौन से नियम है, कौन सी शर्तें हैं, क्यों लोन दे रहे हो? जैसे आपको पता हो, जब अपन जनरल मीटिंग का नोटिस भेजते हैं तो नोटिस में रेजोल्यूशन के साथ अपन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगाते हैं। यस और नो? करेक्ट है। तो वैसे ही जब आप क्या करते हैं, जब आप बोर्ड मीटिंग का एजेंडा भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, नोटिस के साथ में क्या अटैच करते हैं? एजेंडा। एजेंडा में आपको क्या ऐड करना होता है? नोट्स ऑन एजेंडा। ऐसा कंपनीज एक्ट में ही लिखा है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में लिखा है। सो नोट्स ऑन एजेंडा में आप क्या करते हो? जो एजेंडा के आइटम्स हैं, जो जो आप बताते हो कि ये ट्रांजेक्शन करना है, उस ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा समरी, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पेपर्स भी आपको क्या करने होते हैं? कंसर्न डायरेक्टर को भेजने होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नोट्स ऑन एजेंडा। और अपना जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है, जो अपना क्या है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, वो नोट्स ऑन एजेंडा को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है, काफी ज्यादा सीरियस है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, और आपको खुशी होगी कि अपने नोट्स में मैंने एक एक चीज एक्सट्रैक्ट करके डाली है कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, रूल्स क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स क्या बोलते हैं, और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या बोलता है। चलिए, शैल वी स्टार्ट? सो किसके बारे में बात करेंगे बच्चों अपन? सेक्शन नंबर 173। नहीं तो बच्चों आज के लिए बस करते हैं। विल मीट टुमारो।